बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था किडनी डिसऑर्डर्स का। ग्रेड 10 से हमने ये पिक किया है। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11 और नाम है चैप्टर का होम्योस्टेसिस। जी, किडनी डिसऑर्डर्स को हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट जो है इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। किडनी स्टोन्स हमने पढ़े, कॉजेज़, ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए। Now we are going towards second part of kidney disorder, that is renal failure or kidney failure. Then we will discuss treatment and treatment methods. जी, तो बढ़ते हैं जी renal failure की तरफ। Second part of kidney disorder is renal failure. जी, रीनल फेलियर या इसको दूसरा नाम दिया जाता है किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर या रीनल फेलियर एक्चुअली क्या है? अगर किडनी जो है वो पार्शली और कंप्लीटली लूज़ कर बैठता है इसकी फंक्शनिंग, सो किडनी फंक्शनिंग जो है वो पार्शली और कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो इसको हम बोलते हैं रीनल फेलियर। फिर उसी कह लें कि नेचर का है रीनल फेलियर, कंप्लीट हो सकता है, पार्शल हो सकता है। अब किडनी फेलियर जो है इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और सिम्टम्स क्या हो सकती हैं उसकी बात करते हैं। किडनी फेलियर की सबसे जो मेजर कॉजेज़ हैं उनमें डायबिटीज़ शामिल है। रीनल फेलियर और किडनी फेलियर की जो कॉजेज़ हैं उनमें नंबर 1 पे डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसके अलावा नंबर 2 पे हाइपरटेंशन है। ये दो सबसे लीडिंग कॉजेज़ हैं ऑफ किडनी फेलियर। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी हो सकती हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसके अलावा किडनी फेलियर जो है उसमें कुछ कह लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था किडनी डिसऑर्डर और उसमें हमने फ़र्स्ट पार्ट जो है किडनी स्टोन्स को कंप्लीट किया। ये टॉपिक असल में हमने पिक किया है बायोलॉजी ग्रेड 10 से, चैप्टर नंबर 11 से, होम्योस्टेसिस से। आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, किडनी डिसऑर्डर्स के सेकंड पार्ट को, दैट इज़ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या चीज़ है? अगर किडनी अपना फंक्शन लूज़ कर बैठता है पार्शली और कंप्लीटली, हम इसको बोलते हैं पार्शल और कंप्लीट रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हम कॉजेज़ की तरफ चलते हैं, फिर सिम्टम्स की बात करेंगे। जी, कॉजेज़, तो रीनल फेलियर की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं स्टूडेंट्स? रीनल फेलियर की कॉजेज़ में नंबर 1 पे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर। इसी तरह से नंबर 2 पे जो लीडिंग कॉज है दैट इज़ हाइपरटेंशन। नंबर 3 पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ड्रग ओवरडोज। ड्रग ओवरडोजेस की वजह से। इसी तरह से नंबर 4 पे ब्लड सप्लाई इंटरप्शन की वजह से। ब्लड सप्लाई इंटरप्शन, यानी कि किडनी को जो सप्लाई दी जा रही है उसमें इंटरप्शन की वजह से जो है वो किडनी फेलियर हो सकता है। जी, सबसे पहले हमने बात की है जी डायबिटीज़ मेलाइटस, नंबर 2 पे हाइपरटेंशन, नंबर 3 पे ड्रग ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है, और नंबर 3 पे सडन
इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनीज। जी ये थी कॉजेज़। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सो इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं रीनल फेलियर की और किडनी फेलियर की। इसकी सिम्टम में नॉजिक कंडीशन है या हम बोलते हैं नोज़िया, नॉजिक कंडीशन है, नोज़िया। नंबर 2 पे वोमिटिंग, नंबर 3 पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। विद ब्लड, एक्सेसिव और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विद ब्लड। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कह लें कि यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से यूरिया एंड अदर सॉल्ट्स, यूरिया एंड अदर सॉल्ट्स, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यूरिया और दूसरे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनमें इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से फेस, फीट और लेग्स स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती। बॉडी फ्लूइड बढ़ जाने की वजह से, बॉडी फ्लूइड में इन सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से, यूरिया और रिलेटेड सॉल्ट्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है फेस पे, फीट और लेग्स जो हैं इनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा भी कई एक सिम्टम्स हैं जिनमें अगेन फाउल स्मेलिंग है ड्यू टू पस एंड ब्लड, ठीक है। इसी तरह से हम नोज़िया, वोमिटिंग, नोज़िया असल में जी मतलाना बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये 5 सिम्टम्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। इसके अलावा भी कई एक सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसे कि वेट लॉस है। नंबर 6 पे हम कह सकते हैं वेट लॉस। सो ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं रीनल फेलियर और किडनी फेलियर की। नाउ अब चलते हैं जी हम ट्रीटमेंट की तरफ। हमने रीनल फेलियर की कॉजेज़ की बात की, सिम्टम्स की, और अब हम चलते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ। सो ट्रीटमेंट मेथड्स जो हैं रीनल फेलियर के, ये भी फर्दर 2 हैं। किडनी स्टोन्स के भी हमने मेथड पढ़े, ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स पढ़े। अब रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट मेथड्स जो हैं वो 2 हैं। कौन कौन से, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, नंबर 1 पे है जी डायलिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मेथड को ही, दैट इज़ डायलिसिस। अब ये डायलिसिस क्या चीज़ है इसकी बात करते हैं। डायलिसिस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो डायलिसिस को बोला जा सकता है इट इज़ आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। इट इज़ आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। सो डायलिसिस जो है ये आर्टिफिशियली हम क्लीन करते हैं ब्लड को। जब किडनी जो है किडनी फेल हो जाए पार्शली या कम्प्लीटली, तो इसके 2 तरीका इलाज हैं, एक डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो यूरेमिया में, यानी कि एक्सट्रीम स्टेज रीनल फेलियर में, एक्सट्रीम स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज जो है किडनी फेलियर की, उसमें जाके किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो ज़रूरी होता है। डायलिसिस में आर्टिफिशियल क्लीनिंग की जाती है ब्लड की। इसके भी फर्दर 2 मेथड्स हैं। डायलिसिस में एक्चुअली हमने किडनी की बजाय जो काम किडनी ने करना है उसकी जगह पे हम एक स्पेसिफिक फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं जो कि यूरिया और दूसरे सॉल्ट्स जो हैं, टॉक्सिन्स जो हैं, उनको कह लें कि फ्लूइड में से, ब्लड में से, बॉडी फ्लूइड्स में से जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, बॉडी फ्लूइड में से निकाल लेते हैं।
तो हम ऐसा फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डायलिसेट बोलते हैं या डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी डायलिसिस जो है इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डायलिसिस जो है इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है जी पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरी है जी हमारे पास हीमोडायलिसिस। हम पहले पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे पेरिटोनियल हीमोडायलिसिस की। अभी हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, वर्ड पेरिटोनियल जो है इट इज़ फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी और पेरिटोनियम। पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी क्या है? असल में बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, लेट्स से आपकी बुक में जिस तरह से उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो, लेट्स से ये किसी शख्स की बॉडी है, ठीक है जी। अब ये उसका डॉर्सल साइड है जी उस शख्स की, ठीक है जी। यहाँ पे उसने शो की हुई हैं रिब्स हैं, लेट्स से, ठीक है जी। फिर उसने ऑर्गन्स शो किए हुए हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होगी, ये एब्डोमिनल रीजन है। एब्डोमिनल रीजन जो है इसको लाइन देती है एक कैविटी, ये मैंने ब्लू कलर से शो कर दी। ये एब्डोमिनल कैविटी को लाइनिंग दे रही है एक कैविटी, मैंने ब्लू कलर से शो कर दी, लेट्स से ये, ठीक हो गया जी। ये असल में पेरिटोनियल कैविटी है, लेकिन पेरिटोनियल कैविटी ये सारी के सारी इस तरह से स्पेस तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं एब्डोमेन में, तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। लेट्स से उसने भी इशारतन आपकी बुक में इस तरह से समझाया हुआ है, लेट्स से ये कोई बॉडी ऑर्गन है, ये कोई बॉडी ऑर्गन है, उसने दो बॉडी ऑर्गन शो किए हैं, इनको भी लाइनिंग दी गई है, इनको भी इस तरह से पेरिटोनियम की लाइनिंग दी गई है। ये जो मैंने ब्लू कलर जहाँ जहाँ पे यूज़ किया है, ये ब्लू कलर से मुराद पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम, ये है जी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है जो असल में दो हिस्सों में बटी हुई है। एक जो है वो पेरिटल, एक पेरिटल पेरिटोनियम है जिसने ये कंप्लीट लाइनिंग दी हुई है एब्डोमिनल रीजन को, जो कि इन टच है, इन कांटेक्ट है विद एब्डोमिनल और स्किन, ये बाहर की स्किन जो है इसके साथ इन टच है। अब दूसरी जो पेरिटोनियम है वो इंट्रा पेरिटोनियम हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो इंट्रा पेरिटोनियम या इंट्रा मेम्ब्रेन जो है, इनसाइड मेम्ब्रेन, वो डिफरेंट ऑर्गन जो हैं, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, इनको एनक्लोज किए हुए, इनके ऊपर लिपटी हुई है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये मेम्ब्रेन और ये जो मेम्ब्रेन, इनके दरमियान ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है हर जगह पे, ये सारी की सारी स्पेस जो है ये कहलाती है पेरिटोनियल कैविटी। इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। सो पेरिटोनियल कैविटी जो है ये एनक्लोज्ड है इन पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियल कैविटी को हम यूज़ करते हैं फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें फिर क्या किया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी को यूज़ करते हैं हम एक डायलिसिस फ्लूइड जो है, लेट्स से ये डायलिसिस फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको कैथेटर की मदद से एंटर करवाते हैं इनटू, इसको एंटर करवाते हैं इनटू पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है इसको पोर किया जाता है इस तरह से, ठीक है जी। और फिर इसको इसी तरह से जो है वो आफ्टर स्टे इसको वापस लिया जाता है, और ड्रेन किया जाता है, ठीक है जी। इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड है, मैंने डी फ्लूइड लिख दिया है, डायलिसिस फ्लूइड है। डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको एंटर करवाया जाता है इनटू पेरिटोनियल कैविटी। लेट्स से मैं अब रेड कलर से डायलिसिस फ्लूइड को शो कर देता हूँ, ये जी
इतना ये फिल्ड है डायलिसिस फ्लूइड। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है ये पेरिटोनियम के साथ किस तरह से जो है कांटेक्ट करता है और किस तरह से जो है वो ब्लड से वेस्ट मटेरियल जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। आपकी बुक में भी उसने इस तरह से शो किया हुआ। लेट्स से ये मैं कहता हूँ ये डायलिसिस फ्लूइड है, ये डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है जी, और ये पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम है, ठीक है जी। पेरिटोनियम के अंदर मौजूद हैं जी डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज, ये मैं शो कर रहा हूँ, ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। अब होता यूँ है कि चूँकि अब सिंगल सेल थिकनेस दरमियान में रहेगी, अब यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो मूव करेगा। मैं अब ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड से एंटर होगा इनटू डायलिसिस फ्लूइड, ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एंटर होगा। इसका मतलब ये है कि पेरिटोनियम से और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनसे वेस्ट मटेरियल जो है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और फिर डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो बॉडी से जो है वो ड्रेन आउट किया जाएगा बाय सेकंड डक्ट। असल में कैथेटर की 2 डक्ट्स होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। तो इस तरह से जो है वो पेरिटोनियम के अंदर जो है वो स्टे करवाया जाता है। आर्जी तौर पर डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो पेरिटोनियम के अंदर यानी कि इनसाइड बॉडी इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पे इसको स्टे करवाया जाता है, और डायलिसिस फ्लूइड जो है वो डिफरेंट सॉल्ट्स, ख़ास तौर पर यूरिया और दूसरे क्रिस्टल्स वगैरह जो हैं, सॉल्ट्स वगैरह जो हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। अब डायलिसिस फ्लूइड जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है? डायलिसिस फ्लूइड जो है इसकी कॉम्पोजिशन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मेनली वाटर होता है, मेनली इसमें वाटर होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट्स हैं, ठीक हो गया जी, और इन सॉल्ट्स में ख़ास तौर पर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स जी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये जो है डेली बेसिस पे भी की जा सकती है, ये एट होम जो है परफॉर्म किया जा सकता है, ये वाली जो टाइप है डायलिसिस की। सो इस तरह से जो है वो ब्लड जो है वो आर्टिफिशियली ब्लड जो है उसकी क्लीनिंग पॉसिबल होती है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में से वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डायलिसेट यानी कि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर सारा शामिल हो रहा है। इस तरह से ये प्योर हो गए और फिर इसको जो है वो ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो डायलिसिस फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल जो है इसको ये शो कर देता हूँ मैं, इस तरह से हम इसको पोर कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सेकंड टाइप ऑफ डायलिसिस जो है इसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस जी। यहाँ पे पढ़ते हैं हेमोडायलिसिस, बी कैटेगरी हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस जो है ये किस टाइप की डायलिसिस है? अब पेरिटोनियल डायलिसिस में आपने एक बात नोट की कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसमें हमने बॉडी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को एंटर करवाया है। इस केस में हम बॉडी से ब्लड लेंगे, हम बॉडी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को एंटर नहीं करवाएंगे बल्कि बॉडी से ब्लड लेंगे थ्रू आर्टरी। लेट्स से ये किसी शख्स की आर्टरी है, उससे ब्लड जो है वो इनटेक किया जाएगा फ्रॉम आर्टरी। आर्टरी जो है इससे ब्लड लिया जाएगा, ठीक है, और इसको एंटर करवाया जाएगा इनटू अ डायलाइज़र। ये एक चैम्बर है, मैं इस तरह से इसको शो कर देता हूँ। ये एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं डायलाइज़र। इस तरह से ब्लड जो है, जो कि ब्लड लिया गया है ब्लड आर्टरी से, किसी पर्सन की, पेशेंट की ब्लड आर्टरी से ब्लड लिया गया है, इसको पोर किया जाता है इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। इन ट्यूब्स के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है और इसी तरह से इस ब्लड को फ्लो करवा के वापस जो है वो इनटू वीन जो है पोर कर दिया जाता है। लेट्स से अब ये इधर से वीन में इसको पोर किया जा रहा है। अब ब्लड जो है उसका फ़्लो जो है, ब्लड का फ़्लो कुछ इस तरह से हो रहा है, ज़रा जहन नशीन फरमाना है इस बात को। ब्लड जो है वो इस तरह को फ़्लो कर रहा है, ऐसे, इस तरह से।
और इस तरह से ये वापस जा रहा है। लेकिन ये सारा काम जो है ये एक चैम्बर के अंदर हो रहा है, ये सारा काम एक चैम्बर के अंदर हो रहा है। लेट्स से ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर को या इस मशीन को बोला जाता है डायलाइज़र। सो इट इज़ डायलाइज़र। डायलाइज़र जो है इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर जो है दो कह लें कि एक इनलेट और एक आउटलेट रखा जाता है। लेट्स से हम इधर शो कर देते हैं जी, इधर से है जी इनलेट, इधर से डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको एंटर करवाया जाएगा और एक साइड से डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको, ये आउटलेट है, इधर से जो है इसको ड्रेन आउट करवाया जाएगा। इस दौरान होता क्या है, ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये सारा का सारा डायलिसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है, जस्ट ब्लड जो है इसको आर्टरीज़ के अंदर, ब्लड आर्टरी से इसको इन डक्ट्स के अंदर फ़्लो करवाया जाएगा। जब डक्ट्स के अंदर फ़्लो करवाया जाएगा तो इसमें से वेस्ट मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा इनटू दीज स्पेसिस। इसमें एक्चुअली डायलिसिस फ्लूइड है, तो ये मैं शो कर देता हूँ। ये वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ पे, डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इस तरह से जब ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये सारा का सारा फिल हो जाएगा विद वेस्ट मटेरियल, इसको इस तरह से ड्रेन कर लिया जाएगा और फिर नया डायलिसिस फ्लूइड जो है इसको एंटर करवाया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने ट्यूब शो की हुई है, ये ट्यूब जो है बिल्कुल कैपिलरीज़ की तरह एक्ट कर रही है और ये कम्युनिकेट कर रही है विद डायलिसिस फ्लूइड। ये सारा का सारा डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड में आपको जो है ये डायग्राम समझा दी कि एक शख्स जो है उसकी आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा, उसको जो है वो एक मशीन के अंदर से पास करवाया जाएगा और वापस जो है वो वीन के अंदर जो है एंटर करवा दिया जाएगा। इस टाइप की डायलिसिस जो है हीमोडायलिसिस, इसको कह लें कि डायलिसिस सेंटर्स पे ही जो है परफॉर्म किया जा सकता है और पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसको घर पे परफॉर्म किया जा सकता है। सो दोनों में ये डिफरेंस था, पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। बहरहाल किडनी फेलियर जो है उसका फर्स्ट तरीका इलाज जो था वो था डायलिसिस। डायलिसिस जो है इसको हमने कंप्लीट किया, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। एक मेथड रह गया, दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड मेथड है जी किडनी ट्रांसप्लांटेशन, रीनल फेलियर के लिए दूसरा तरीका इलाज। इसको हम नाम देते हैं जी किडनी ट्रांसप्लांट। अब जब डायलिसिस से भी बात ना बने और एंड स्टेज किडनी फेलियर जो है ये अकर हो जाए, इसको हम नाम देते हैं यूरेमिया। सो किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये रिकमेंड किया जाता है इन यूरेमिया, यानी कि एंड स्टेज किडनी फेलियर। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसको रिकमेंड किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट असल में क्या चीज़ है, ये है असल में रिप्लेसमेंट, इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ affected kidney of patient with healthy kidney। सो ये है रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी। पेशेंट की जो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड किडनी है उसको, यानी कि रीनल फेलियर, जो किडनी फेल हो चुकी है उसको रिप्लेस करना विद हेल्दी किडनी, इसको हम नाम देते हैं जी किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांट। ये एंड स्टेज पे जो है वो ऐसा किया जाता है। इसके लिए कुछ ज़रूरी एहतियात हैं। इसके लिए ये काम किया जाता है, टिश्यू प्रोटीन को मैच किया जाता है, टिश्यू प्रोटीन मैचिंग की जाती है। उसके बाद जो है ये डिसाइड किया जाता है कि किडनी जो है वो किडनी डोनर किडनी डोनेट कर सकता है पेशेंट को या नहीं। किडनी डोनर जो है, इसके किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहली शर्त ही ये है कि किडनी डोनर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, ठीक है, रिलेटिव भी हो सकता है और कोई
नॉन रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टिश्यू प्रोटीन जो है ये मैच कर जाएं। जिस शख्स के साथ टिश्यू प्रोटीन्स मैच कर जाएंगी वो जो है वो डोनेट कर सकता है पेशेंट को किडनी। ठीक है जी। उसके बाद है जी, अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये कर भी दी जाए तो इसकी एज जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक MCQs है, किडनी ट्रांसप्लांट की एज क्या होगी। ये 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल तक जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो चलेगा। इसके बाद एक सेकंड डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये कंप्लीट हो भी जाए तो इसके बाद कई तरह की जो है वो सिचुएशन जन्म लेती हैं, जिनको हम कह सकते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रॉब्लम्स। सो जी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनको ज़रा देखते हैं। इन प्रॉब्लम्स में नंबर 1 पे है टिश्यू रिजेक्शन या किडनी रिजेक्शन हम बोलते हैं, टिश्यू रिजेक्शन। टिश्यू रिजेक्शन नंबर 2 पे बॉडी सॉल्ट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बॉडी सॉल्ट्स एंड वाटर इम्बैलेंस। तो बॉडी का सॉल्ट और वाटर कंडीशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हर दफ़ा जो है वो फ्रूटफुल नहीं, हर दफ़ा जो है वो कामयाब नहीं है। ये बाज़ दफ़ा जो है इसमें टिश्यू रिजेक्शन, इसके अलावा बॉडी सॉल्ट्स एंड वाटर इम्बैलेंस है और रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस। ये तो कह लें कि किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करने के फ़ौरन बाद हो सकती है, और अगर बिलफ़र्ज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन कामयाब हो भी जाए तो फिर भी इसका दौरानिया क्या है, ये 10 से 15 साल तक ही जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये कामयाब है। उसके बाद फिर से एक नए डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। सो जी, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने किडनी डिसऑर्डर और इनके ट्रीटमेंट्स की बात की है। किडनी डिसऑर्डर में फ़र्स्ट जो किडनी डिसऑर्डर था दैट वाज किडनी स्टोन। हमने इसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट की बात की। देन हमने रीनल फेलियर, सेकंड पार्ट ऑफ द किडनी डिसऑर्डर आज हमने डिस्कस किया। इसमें हमने रीनल फेलियर या किडनी फेलियर को डिस्कस किया, कॉजेज, सिम्टम्स, और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट की बात की। ट्रीटमेंट जो है फर्दर 2 तरह के हैं, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस को हम फर्दर 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस, जबकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये सेकंड पार्ट है ट्रीटमेंट का। जी, आई होप सो कि आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रह गए तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।